देखिए बच्चों, जैसे आप देखते हैं फोर व्हीलर होता है ना, एक फोर व्हीलर होती है या फिर टू व्हीलर होता है, तो उसका जो सबसे मेन पोर्शन होता है क्या होता है, इंजन होता है। क्या इंजन होता है? जैसे मैं मान लूं ऐसे, अब थोड़ी आर्ट मेरी बहुत अच्छी सी है तो कोई इसमें मजाक मत करना है ना। और मान लीजिए ये दो उसके पहिए हो गए है ना, ये दो उसके पहिए हो गए, ठीक है, और ये उसका फ्रेम हो गया, लेकिन बीच में भैया जो ये रहता है ना, ये इंजन, तो क्या बिना इस इंजन के ये फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर चल जाएगी? आप ही बताएं। नहीं चलेंगी, है ना, क्योंकि इंजन का रोल होता है, सबसे बड़ा रोल इसी का होता है ना। वैसे तो सबका रोल होता है, लेकिन बिना इंजन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो वैसे ठीक इसी प्रकार से वर्ब के बिना सेंटेंस बनने वाला नहीं है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हैं सीरीज के 4th टॉपिक वर्ब यानी क्रिया को लेकर। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहली कक्षा में वर्ब यानी क्रिया को अच्छे से सीखा था। आज उसके हम काइंड्स के बारे में अच्छे से सीखेंगे। वैसे वर्ब तो काफ़ी बड़ी टॉपिक होती है और इसको हम ऐसा भी समझते हैं और लोग कहते भी हैं कि 50% जो इंग्लिश होती है वर्ब ही होती है। क्या? वर्ब ही होती है, क्योंकि जो वर्ब समझ गया वो समझो इंग्लिश का 50% समझ गया। ठीक है बच्चों, तो वर्ब को बहुत सारे टीचर अपने अपने तरीके से बताते हैं। कोई वर्ब में बहुत कुछ बताता है, वैसे किताबी से हम एकदम रियल आपको बताते हैं और एकदम इजी वे में, है ना, जिसे आप अच्छे से समझ जाएं और वर्ब का सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। चलिए बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को बिना समय गवाए। वर्ब का मतलब बच्चों होता है क्रिया। मैं आपको थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी बता दूं, और जो बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियोस को वर्ब के नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो को देख कर आए, क्योंकि ये तभी उनको अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा भी दूं वर्ब का। देखिए बच्चों, जैसे आप देखते हैं कि फोर व्हीलर होता है ना, एक फोर व्हीलर होती है या फिर टू व्हीलर होता है, तो उसका जो सबसे मेन पोर्शन होता है क्या होता है? इंजन होता है। क्या? इंजन होता है। जैसे मैं मान लूं ऐसे, अब थोड़ी आर्ट मेरी बहुत अच्छी सी है तो कोई इस पर मजाक मत करना, है ना। और मान लीजिए ये दो उसके पहिए हो गए, है ना, ये दो उसके पहिए हो गए, ठीक है, और ये उसका फ्रेम हो गया, लेकिन बीच में भैया जो ये रहता है ना, ये इंजन, तो क्या बिना इस इंजन के ये फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर चल जाएगी? आप ही बताएं। नहीं चलेंगी, है ना, क्योंकि इंजन का रोल होता है, सबसे बड़ा रोल इसी का होता है ना। वैसे तो सबका रोल होता है, लेकिन बिना इंजन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो वैसे ठीक इसी प्रकार से वर्ब के बिना सेंटेंस बनने वाला नहीं है। मैं आपको सेंटेंस का फ्रेम भी बता दूं। क्या होता है सेंटेंस का फ्रेम? सब्जेक्ट होता है। क्या? सब्जेक्ट होता है, एंड फिर वर्ब होता है, एंड फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्या? ऑब्जेक्ट होता है ना। ये सेंटेंस का आपका फ्रेम हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो भी हमारा सेंटेंस अच्छे से बन जाता है, लेकिन अगर बिना वर्ब के मैं इमेजिन करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस आपका बनने वाला नहीं है। तो वर्ब बेसिकली सेंटेंस में एकदम इंजन का काम करता है। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। A verb is a word used to tell something about a person or a thing। वे शब्द जो किसी सेंटेंस यानी वाक्य में किसी कार्य को करने या होने की स्थिति को प्रकट करे, वर्ब यानी क्रिया कहलाते हैं। इतना समझ में आया आपको? समझ भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने वर्ब आपको पहले से पढ़ाया है। अब थोड़ा सा हम काइंड्स में देखते हैं। क्या? काइंड्स में देखते हैं वर्ब। वर्ब में भैया वैसे तो बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इजी में पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं कि आपका कोई भी चीजें छूटे ना, कोई भी टॉपिक छूटे ना, है ना। तो वर्ब को पहले तो हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा होता है मेन वर्ब। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा होता है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भैया होता है, हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा जाता है। कितने? दो भागों में बांटा जाता है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, आपको शायद पहले से पता होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भैया? हेल्पिंग वर्ब का दो काम होता है। एक तो सेंटेंस में ये रहता है, तो वहां पर उस सेंटेंस को पूरा करता है ना। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इज वहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरी चीज, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये सेंटेंस के काल को बताता है। ये सेंटेंस जो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फिर फ्यूचर में है, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो सेंटेंस को फ्रेमिंग जो होता है उसको पूरा करता है, एंड दूसरा इसका वर्क होता है उसकी स्थिति यानी उसके कंडीशन को बताता है, ये प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो इसका बेसिकली दो काम होता है। ऐसे मेन वर्ब होता है तो इसके तो कई सारे काम होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मेन वर्ब तो अपना इसका एक अलग ही काम होता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं ऑक्सिलरी एंड दूसरा होता है मॉडल्स। शायद आपने इसको पहले कक्षाओं में ना पढ़ा होगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं, मैं इसको एकदम अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल आपको सिखाने वाला हूं, है ना। तो कोई डरने की बात ही नहीं है ना। ऑक्सिलरी और मॉडल्स। अब ऑक्सिलरी क्या होते हैं भैया? ऑक्सिलरी में होते हैं टू बी एंड टू हैव एंड टू डू। मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया होगा, तो आज आप जान लीजिए। जैसे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब। इज, एम, वाज, वर, ये हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर थोड़ा सा और अंदर से बारीकियत से देखें तो ये ऑक्सिलरी में आता है। किसमें? ऑक्सिलरी में आता है। और ऑक्सिलरी में टू बी के अकॉर्डिंग ये आता है। क्या? टू बी के अकॉर्डिंग आता है इज, एम, आर और वाज, वर। ठीक है, ऐसे ऑक्सिलरी में आता है टू हैव। क्या? टू हैव आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है हैज, हैव, हैड। तीन चीजें आती हैं। ठीक है, ऐसे टू डू होता है, उसके अकॉर्डिंग आता है डू, डज, डिड।
बात समझ आई ना। वैसे भी थोड़ा सा अगर 50% भी आपको समझ आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम एक अलग क्लास लेकर फिर आपको समझाने वाले हैं ना, एकदम विस्तार से। अभी इसका हम थोड़ा सा वैसे पोर्शन समझ रहे हैं, है ना। अब मॉडल्स हम देखते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स में होता है कैन, कुड और मे, माइट। कैन, कुड और मे, माइट। इसका भी हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको अच्छे से सिखा देंगे, क्योंकि एक ही क्लास में इसको समझना थोड़ा आसान नहीं होगा, है ना, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ी है, तो इसको हम थोड़ा सा करके समझेंगे, है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। किसकी तरफ? मेन वर्ब की तरफ, है ना। मेन वर्ब क्या होते हैं भैया? मेन वर्ब आप अभी तक सीखे होंगे। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? शायद आपने सीखा होगा 1 2 3, 3 फॉर्म्स, है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन भैया यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं 5th फॉर्म तक। कितने? 5th फॉर्म तक। कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। जैसे कोई एक वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, है ना। तो स्पीक ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, एंड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक, एंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। अगर इसकी फोर्थ फॉर्म, या हम इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, क्या? आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग हो जाएगा, है ना। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। अगर वर्ब की 5th फॉर्म हम देखें तो क्या हो जाएगा? स्पीक्स। इसमें हम ई या फिर ईएस अगर जोड़ देते हैं तो वर्ब की 5th फॉर्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर 5th फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आसान सा रूल आपको बता दूं मैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसको 5th बनाने के लिए उसमें क्या हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर हम उसमें यस या ईएस लगाते हैं तो वो फर्स्ट से 5th की तरफ शिफ्ट हो जाती है। बात समझ आई ना। जैसे यहाँ पर स्पीक है और यहाँ पर क्या हो गया भैया? ईएस हमने जोड़ दिया तो स्पीक्स हो गया, और ये वर्ब की 5th फॉर्म हो गई। बात समझ आई ना। थोड़ा सा इसका नोट्स भी है ना, थोड़ी सी इसकी समझने वाली बातें हैं। वर्ब की 5वीं फॉर्म में यस या फिर ईएस लगाते हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है कि वर्ब की 5वीं फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म तक तो आपको पता ही है, और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, एंड 5th फॉर्म में यस या फिर ईएस लगाते हैं। अब थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि किसके साथ में हम यस लगाते हैं और किसके साथ में ईएस लगाते हैं, है ना। अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में जैसे यहां पर देखा जाए, है ना, अगर वर्ब के लास्ट में CH, SH, SS, OX है तो उसमें ES का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे कुछ लेटर आते हैं वर्ब के लास्ट में तो उनके साथ में हम ES का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज जितने भी आते हैं उनके साथ में हम भैया S का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई ना। उनके साथ में हम यस का प्रयोग करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर के आ गया, है ना, तो आप ये मत कहना कि के आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताए थे, एक्सेप्शंस होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, है ना, तो उनके साथ में ऐसे हो जाते हैं। बाकी ज्यादातर अगर मैं देखूं 90% केसेस में तो वहां पर यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स को। किसको? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सीखा। अब हम सीखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया होती है। थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं एंड इसको एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव, किसका? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहलाती है। थोड़ा सा एग्जांपल भी समझते हैं। एग्जांपल क्या है? ही राइट्स आ लेटर। ही राइट्स आ लेटर यानी वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अब यहां पर देखिए, जैसे ही हो गया, ही क्या हो गया? यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया। क्या? सब्जेक्ट हो गया। और राइट्स यानी भैया ये क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया। क्या? वर्ब हो गया। और लेटर ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया, है ना। ही राइट्स आ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर क्रिया हो गई राइट्स। क्या? क्रिया हो गई राइट्स। और क्रिया का प्रभाव यानी वह क्या लिखता है भैया? लेटर लिखता है। वह क्या लिखता है? लेटर यानी पत्र लिखता है। तो सीधी बात आती है, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है। जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता से कर्म तक पहुंचता है। वह क्या लिखता है? वह एक पत्र लिखता है। आई होप समझ आ रही होगी आपको बातें, है ना। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। द कारपेंटर मेक्स अ टेबल यानी बढ़ई एक मेज बनाता है, बढ़ई एक मेज बनाता है। तो यहां पर भी आप देखिए द कारपेंटर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या? सब्जेक्ट। और मेक्स यहां पर वर्ब हो जाएगा, और टेबल ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। बढ़ई मेज बनाता है। बढ़ई क्या बनाता है? मेज बनाता है। क्या? मेज बनाता है ना। तो इसका जो क्रिया है इसका प्रभाव कर्ता पर पहुंचता है, और कर्ता से सीधे कहां पहुंचता है भैया? इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट यानी कर्म तक पहुंचता है। और यही बातें बताई गई है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है। बढ़ई क्या बनाता है? टेबल बनाता है। क्या? टेबल बनाता है। और ये हो जाती है सकर्मक क्रिया यानी
ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ऐसे तीसरा एग्जांपल समझते क्या है, द कॉबलर रिपेयर्ड माय शूज, द कॉबलर रिपेयर्ड माय शूज, यानी मोची ने मेरे जूतों की मरम्मत की, मोची ने मेरे जूतों की मरम्मत की, है ना। और इसमें आप देखिए जो द कॉबलर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या सब्जेक्ट हो जाएगा। और रिपेयर्ड यहां पर क्या हो जाएगा भैया, रिपेयर्ड यहां पर वर्ब हो जाएगा, और शूज यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना भैया। अब यहां पर रिपेयर्ड क्या किसने किया, कॉबलर यानी मोची ने किया। तो कर्ता का जो वर्ब है यानी क्रिया है उसका प्रभाव पहले पहुंचता है सीधे कर्ता पर, और कर्ता से कर्म पर इफेक्ट होता है। क्या भैया, क्या किस चीज की मरम्मत की, जूतों की, किसकी, जूतों की मरम्मत की। आई होप ये ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना बच्चों। ऐसे हम अपना अगला देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, अब हम सीखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। आइए इसका भी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम एग्जांपल भी समझते हैं, कैसे, जैसे एग्जांपल है इसका, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग यानी बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है ना। और यहां पर जो सोना ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी, क्या क्रिया हो जाएगी। और यहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, बेबी यानी बच्चा है ना। और बताया भी गया है क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहे, क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहे वो क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहां पर जो क्रिया है उसका प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित है, यानी ये अकर्मक क्रिया हुई। द बेबी इज स्लीपिंग यानी बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, यहीं पे बात एंड हो जाती है ना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है ना। ऐसे आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं। तो जाना भी भैया एक क्रिया होती है, क्या जाना भी एक क्रिया होती है। और वहां पर बातें कहां तक केवल सीमित रहती हैं, कर्ता तक ही बातें सीमित रहती हैं, कहां तक, कर्ता तक ही बातें सीमित रहती हैं, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। बात समझ आई ना बच्चों। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स रन्स फास्ट यानी घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या तेज दौड़ता है ना। दौड़ना यहां पर क्रिया हो जाएगी, क्या दौड़ना यहां पर क्रिया हो जाएगी। लेकिन किसके बारे में बातें बताई जाएंगी, केवल हॉर्स यानी घोड़े के बारे में, हॉर्स यानी घोड़े के बारे में, यानी कर्ता तक ही सीमित रहेंगी। वो क्या कौन सी क्रिया होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अब बच्चों थोड़ा सा हम आपको फैक्ट बता देते हैं इनके अलावा, है ना। फैक्ट क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक इनके नामों में ही छिपा होता है इनका अर्थ। सकर्मक और अकर्मक यानी इनके नामों में ही इनका अर्थ छिपा हुआ होता है। सकर्मक यानी साथ में कर्म, सकर्मक यानी साथ में कर्म, और अकर्मक मतलब साथ में कर्म नहीं। अकर्मक यानी कर्म साथ में नहीं है वो क्या हो जाएगा, अकर्मक। और सकर्मक मतलब साथ में कर्म। अब देखिए यहां पर क्या आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना। घोड़ा कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। फास्ट ये तो आपका एडजेक्टिव एक तरीके से हो जाएगा, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो सकर्मक का मतलब जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो, और अकर्मक मतलब जिसके साथ में कोई कर्म नहीं हो। ये पहचानने का एक अच्छा तरीका होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना बच्चों। थोड़ा सा आगे हम और देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं लास्ट अपना लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। पहले हम डिफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में ना होकर, यानी मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में ना होकर एक स्वतंत्र क्रिया के रूप में होता है, तो वहां पर लिंकिंग वर्ब होता है ना, वहां पर लिंकिंग वर्ब होता है। एक बार मैं फिर डेफिनेशन पढ़ दूं। जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में ना होकर एक स्वतंत्र क्रिया के रूप में होता है, तो वहां पर लिंकिंग वर्ब होती है, क्या लिंकिंग वर्ब होती है। थोड़ा सा हम समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मोहन इज अ टीचर, मोहन इज अ टीचर, तो यहां पर जो इज है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्या है लिंकिंग वर्ब है। बात समझ आई ना। और ये जो टीचर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इज यहां पर क्या है लिंकिंग वर्ब है ना।
और यहाँ पर जो टीचर हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। और फिर हो जाता है द टीचर वाज एंग्री, द टीचर वाज एंग्री, तो यहाँ पर जो वाज हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, क्या लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और एंग्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है वाज वर्ग आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में नहीं होता है, मुख्य क्रिया जो होती है उसके सहायक के रूप में नहीं होता है ना। अगर वहां पर सहायक के रूप में नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है ना। ऐसे तीसरा एग्जांपल क्या है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तो यहां पर एम क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा और डॉक्टर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और विस्तार से हम समझते हैं, क्या लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती है। एक तो समझने का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब नहीं होती है ना। लिंकिंग वर्ब जो होता है उसके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती है, और ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना। कोई मेन वर्ब नहीं होती, यानी जस्ट बाद उसके कोई मेन वर्ब नहीं होती है ना। यहाँ पर इसके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो जो अगर मेन वर्ब नहीं होती है तो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है ना। अगर एक चीज और होती कंडीशन, अगर लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद एमबी यानी मेन वर्ब आती है तो वह ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था अगर लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद एमबी यानी मेन वर्ब आती है तो वह फिर ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं। जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, एक मैं लिख दूं, जरा कहां पे लिख दूं, यहीं पे थोड़ा सा इसको ऐसे रफ कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको लिख देता हूं मैं, क्या आई एम singing a song, I am singing a song। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बताया गया, अगर लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद एमबी यानी मेन वर्ब आती है तो वहां पर ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। और भैया यहां पर ये जो है ना, इसको हम लिंकिंग वर्ब पढ़ते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद एमबी यानी मेन वर्ब आ गई तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरीज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। बस समझ आनी चाहिए, अगर बस दो ही चीजें होती हैं लिंकिंग वर्ब समझने के लिए, है ना। कहीं कहीं सेम लगती है थोड़ी कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम होती हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। लिंकिंग वर्ब होता है जो उसके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती है यानी मुख्य क्रिया नहीं आती है, और जो ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आती है। बस यही बात होती है, लिंकिंग और हेल्पिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, बारीक जितना, बस इसको हम समझते हैं ना। और ये हमारा हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। तो हमने अभी तक क्या सीखा, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, और लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया, है ना। थोड़ा सा हम आगे जो चीजें बची हैं जैसे मॉडल्स वगैरह बचे हैं और ऑक्सिलरीज वगैरह बची हैं तो उनको हम पार्ट वाइज आगे देखेंगे एक एक वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आप केवल इतना ही सीखे, है ना। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये टॉपिक काइंड्स ऑफ वर्ब आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में मॉडल्स या फिर ऑक्सिलरीज को लेकर। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, सीखें और इसका रिविजन करें। और हाँ, एक प्रॉपर नोट्स तो इसकी ज़रूर ही बनाएं, क्योंकि समय समय पर रिविजन करना बहुत जरूरी होता है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।